उसकी सिम्टम्स में सबसे पहली जो सिम्टम्स है, एज यू कैन सी हियर, चेस्ट पेन, सीने के अगले सिरे पर, अगले हिस्से पर और यही पीछे की तरफ जाती हुई दर्द होती है, बहुत शदीद, ऐसे जैसे कोई जिस्म को भैंच रहा हो, ज़ोर से दबा रहा हो। उसके साथ साथ जो सिम्टम है, ये जो पेन है, ये हमारी गर्दन की तरफ भी जाती है और लेफ़्ट आर्म की तरफ भी जा रही होती है, जो कि हार्ट अटैक की सिम्टम हो सकती है। दूसरी सिम्टम जो है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस रुक रुक कर आता है, सांस लेने में तंगी महसूस होती है। तीसरी सिम्टम जो है वो नौजिया है, मतली होती है। चौथी सिम्टम जो है उसमें ठंडे पसीने आते हैं। और पांचवी और आखिरी सिम्टम जो है, जो मैंने यहाँ पे नोट की है, वो है फेंटनेस, कि इंसान जो है वो बेहोशी की तरफ चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका होश जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें खून की जो आर्टरीज़ हैं, नालियाँ हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये मेरे पास एक हार्ट है। हार्ट जो है इसको सबसे ज़्यादा और फौरी फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो चाहिए होता है। तो जैसे ही हमारा हार्ट पंप करता है तो एओर्टा से एक आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट करती है, निकलती है, स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन वाला। और ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये फिर आर्टरियोल में और फिर कैपिलरीज की शक्ल में हमारे पूरे दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। बाज़ औक़ात एज फैक्टर के साथ, बाज़ दफ़ा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से, बाज़ दफ़ा प्लेक इकट्ठा हो जाने की वजह से हमारे जो दिल की नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर तो ब्लॉकेज जो है वो छोटे लेवल पर हो, आखिरी लेवल पर हो, तो दिल का जो हिस्सा है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर ब्लॉकेज जो है ये किसी बड़ी आर्टरी में या ज़्यादा हिस्से पर हो तो दिल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन से महरूम हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक की शिद्दत में भी इजाफा होगा। अगर ब्लॉकेज जो है वो किसी छोटे से हिस्से पर हो तो हार्ट अटैक से सर्वाइव हो जाता है और इंसान बच जाता है। और लेकिन अगर यही हार्ट अटैक किसी मेजर आर्टरी में हो जाए, जैसे अगर यहाँ पर हो और बहुत ज़्यादा हार्ट का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाए, उससे फिर क्या होगा कि हार्ट टेस्ट जो है वो फेलियर, मौत का बायस भी बन सकता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हार्ट अटैक जो है वो ब्लड का क्लॉट हो रहा है, जिसकी वजह से दिल का बहुत सारा हिस्सा जो है इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ का शिकार होना शुरू हो जाएंगे और हार्ट अटैक की सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इसको बड़ा करके देखें यहाँ से आर्टरी को, तो ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है जो कि नॉर्मल ब्लड वेसल है, आर्टरी है। इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी नॉर्मल अंदाज में फ़्लो कर रहा है। लेकिन अब यही जो ब्लड वेसल है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी जो एपिथेलियम है ब्लड वेसल की, उसके अंदर प्लेक, जो कि कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ या उसके फिब्रस टिश्यू होते हैं, फिब्रिन का बना हुआ ये प्लेक बन जाता है, जिससे यहाँ पर आर्टरी जो है वो बहुत नैरो हो गई है, तंग हो गई है और यहाँ से हार्ट को ब्लड को गुजरने में बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है, रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से दिल के इतने हिस्से को ब्लड की सप्लाई जो है वो मुतासर हो गई है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया है और हार्ट अटैक की सिम्टम जो है वो शो होना शुरू हो गई हैं। अब कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिस्क फैक्टर होता है, यानी वो इस डिज़ीज़ का शिकार हो सकते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक के ये मसाइल जो हैं वो ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर में अगर हम देखें तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो अपनी मेडिकेशन जारी नहीं रखते, उनके अंदर ये फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। दूसरे नंबर पर स्मोकिंग करने वाले अफराद, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर भी हार्ट अटैक का चांस जो है वो आम दूसरे सेहतमंद इंसानों से ज़्यादा होता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के मरीज़ अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उस वजह से भी हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर ओबेसिटी है, मोटापा है। जब एक इंसान ओवरवेट होता है तो उसके अंदर भी हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसी तरीके से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो कोलेस्ट्रॉल है। एज़ यू नो दैट कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक HDL और एक LDL। एक हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं और एक लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं। जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं ये आम तौर पर हमें सैचुरेटेड फैट से हासिल होते हैं, जैसे बनस्पति घी है और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है या देसी घी है या कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर LDL की मिक़दार हमारे जिस्म में इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो फिर आर्टरीज़ के अंदर, खून की नालियों के अंदर जाकर जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी, उससे भी हार्ट अटैक का ख़दशा हो सकता है। तो ये लोग जो होते हैं इन्हें ज़्यादातर जो है वो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो होता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। अब अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बचने का तरीका क्या है। तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो इसका टेस्ट होगा, ECG होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे जिससे हार्ट बीट का अंदाज़ा होगा। उसके साथ साथ फिर एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है कि पता चलाने के लिए कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज जो है वो किस जगह पर है। तो एंजियोग्राफी के ज़रिए हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट आमतौर पर डॉक्टर एंजॉय करते हैं उसमें एंजियोप्लास्टी आती है, जिसमें कैथीटर बलून जो है वो आर्टरीज में इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइसिस भी की जाती है, जिसमें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वो जो थ्रोम्बस बना हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, प्लैक बना हुआ है, उसको वहाँ से रिमूव किया जाए। इसके अलावा ज़ुबान के नीचे रखने के लिए सब लिंगुअल टैबलेट होती है जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, ये ज़ुबान के नीचे रखती है। ये फ़ौरी तौर पर इलाज तो नहीं होता, लेकिन ये फ़ौरी तौर पर पेन में और हार्ट अटैक के मरीज़ों को थोड़ा सा वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा डॉक्टर एस्प्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आधी गोली इस्तेमाल की जाती है जो कि ब्लड थिनर के तौर पर इस्तेमाल होती है ताकि खून पतला हो जाए और उसको ब्लड को फ़्लो करने में इस्तेमाल किया जा सके। बहुत सारे अफराद जिनके अंदर ये कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज का इशू होता है उन्हें आमतौर पर स्टेंट लगा कर भी ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर उसके अंदर जो नैरो हो गया, पैसेज जो है वो बहुत नैरो हो गया है। तो आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर आपके आर्टरी के अंदर जो है वो स्टेंट जो है वो डाल देते हैं। स्टेंट जो है ये एक तरह का स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है जो ख़ास किस्म की टिश्यू से बनाया जाता है। इसको एक कैमरे के ज़रिए जो है वो उस मुकाम पर इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है जहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हुई होती है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक स्टेंट जो है वो डला हुआ है। जब ये स्टेंट वहाँ पर खुलता है, ओपन हो जाता है, तो ये आर्टरीज़ का जो ओपनिंग है उसे खोल देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्टरीज़ की जो वॉल हैं वो थोड़ी सी ओपन हो गई हैं और ब्लड आसानी के साथ इसमें से फ़्लो कर जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी के ज़रिए कैथीटर बलून या स्टेंट डालकर आर्टरीज़ को मसनूई तरीके से ओपन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आर्टरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हों और स्टेंट जो हैं वो बार बार फेल हो रहे हों तो फिर उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है उसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है। बाईपास सर्जरी में फिर क्या किया जाता है कि सबसे पहले सीना खोला जाता है काट कर, और सीने को ओपन करके उसमें से हार्ट जो है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसमें हमारी टांगों के अंदर वेन्स होती हैं उनको निकाल कर तो बाईपास सर्जरी की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका हार्ट की यहाँ पर वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई है तो वेन जो हमने निकाली है टांग से उसको हम यहाँ से बाईपास कर देंगे और यहाँ से ऐसे उसका कनेक्शन कर देंगे। अब वो ब्लड जो यहाँ से आगे नहीं जा रहा था वो बाईपास करता हुआ इस वेन के ज़रिए जो है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा और इंसान जो है दोबारा सेहत की तरफ वापस लौट आएगा। हार्ट को